स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी क्या होती है? द एनर्जी रिक्वायर्ड्स टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम्स। मतलब समझ रहे हैं कि एक एटम है आइसोलेटेड, दो तीन कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए, वो आपका आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब वो कैसी स्टेट में हो? गैसियस स्टेट में। गैसियस का मतलब वो है उसका दूसरे एटम से कोई रिलेशन नहीं हो गैसियस में। थ्योरेटिकली हम मान रहे, कोई प्रैक्टिकली नहीं है ये आपका। तो ये आपका जो एटम है इस दूसरे एटम से इसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, तो ये मतलब आइसोलेटेड होना चाहिए। दूसरा बिल्कुल लूजली बॉन्डेड। लूजली बॉन्डेड का मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम बोलते हैं यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब लूजली बॉन्डेड जो सबसे कम फोर्स होता है वो किसके ऊपर होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड्स टू रिमूव एनर्जी रिक्वायर्ड मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फॉर्म एनर्जी रिक्वायर्ड्स टू रिमूव किसको? यहाँ पे आपका आ जाएगा टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक आइसोलेटेड जो गैसियस एटम उसको निकालने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको हम बोल देंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे आई डेल्टा ऐसे, ठीक है ना। तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। वो कम से कम एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के एटम से बिल्कुल बाहर कर दे उस एनर्जी को हम बोल देंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये आपको ध्यान रखना। जैसे हमने कोई भी एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, जैसे ये कोई मान लिया कोई एलिमेंट M है, ये आपका गैसियस स्टेट में है, ठीक है ना। यह हमने मान लिया जो भी है आपका सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट में ले लेंगे तो पहले हम इसको गैसियस स्टेट में करेंगे, तो इसके लिए हम कौन सी एनर्जी देते हैं? सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी कौन सी हो जाएगी? सब्लिमेशन, क्योंकि आपकी सब्लिमेशन एनर्जी किसी को गैसियस में, फिर आपका सब्लिमेशन एनर्जी देंगे तो फिर वो आपका किस में चला जाएगा? गैसेज में। अब इसको जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देंगे उसको हम बोल देंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपकी क्या हो जाएगी? +1 और एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, वो एनर्जी यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है, जो एटम पहले आपका क्या है? आइसोलेटेड गैसियस एटम है, तो उसको जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हमने दी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे मान लें कोई भी एटम है उसमें से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको जो एनर्जी हम देते हैं तो उसको बोल देंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे सोडियम है, सोडियम आपका गैसियस स्टेट में है, तो मैंने इसको एक एनर्जी दी आपकी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो फर्स्ट बोल देंगे। तो आपका एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक ही आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना तो हमें दूसरी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा? ये क्या बन जाएगा? सोडियम आयन प्लस में इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इस एनर्जी को जो इसको रिक्वायर्ड की गई ताकि इसका इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाए तो उसको हम बोल देंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पे एक एनर्जी हो ले रहे सक्सेसिव का मतलब जो आपकी लगातार इलेक्ट्रॉन को निकालते रहे, तो आपने ध्यान रखना है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो क्या हो जाएगी हमारी? सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज जो लगातार इलेक्ट्रॉन को निकालती रही। जैसे हमने मान लिया अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होती है। जैसे मान लिया हमने एल्युमिनियम का एटम ले लेंगे, तो एल्युमिनियम के पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमारी एनर्जी है, ये मान लिया आपका एल्युमिनियम है। यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लेंगे, सपोज कर लिया ये हमारा एल्युमिनियम एटम है, ये आपका गैसियस स्टेट में है। तो मैंने इसको पहली एनर्जी दी, ये आपकी मान लिया मैंने पहली एनर्जी दी इसको, ये आपकी टोटल लगभग हमने सपोज कर लिया जो डाटा होता है 500 आपका 577 किलो जूल पर मोल्स, ठीक है। इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी। अब मैंने इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है एल्स, अब ये आपका किस में? +1, तो इसको मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे इसकी दूसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। तो जो आपकी जो आइडिया होता है, जो होती आपकी कितनी होती है? 1795 किलो जूल पर मोल्स। तो सेकंड हो जाएगी तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा।
सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अगर हमने फिर इसका थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, अब हमने इसको थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी देंगे जो आपका निकालता है, तो वो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी लगभग आपकी 2758 किलो जूल पर मोल्स, ठीक है ना, पर मोल। तो ये हमने दिए, तो इसका तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो जो लगातार हमें एनर्जी दे रहे हैं, फर्स्ट एनर्जी, सेकंड एनर्जी, थर्ड एनर्जी, इन एनर्जी को बोल देंगे सक्सेसिव एनर्जी। तो सक्सेसिव का मतलब होता है कंटिन्यूसली, लगातार, जो किसी भी एटम में से जो लगातार इलेक्ट्रॉन को निकालती जाएगी उसको हम बोल देंगे सक्सेसिव। एक चीज़ आपने नोट की होगी, जो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी से, देखो यहाँ पे ये कम है, इससे ज़्यादा होगी सेकंड वाली, आप यहाँ पे साफ नज़र आ रही है सेकंड वाली ज़्यादा है, और इससे ज़्यादा होगी हमारी थर्ड वाली, ठीक है, जो थर्ड वाली हमारी ये इससे ज़्यादा। तो आप ये ध्यान रख लेना है, सक्सेसिव एनर्जी लगातार इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, क्योंकि बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इसलिए आपकी जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी वो लगातार क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो अब हम इसमें ये देख रहे हैं हमारी फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पीज, फैक्टर अफेक्टेड आयनाइजेशन एंथैल्पीज, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक साइज हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो जो जो फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहला हम ले रहे हैं, हमारा क्या हो जाएगा, पेनिट्रेशन स्क्रीनिंग, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो फैक्टर होता है वो आपका क्या होता है, एटॉमिक साइज, ठीक है, एटॉमिक साइज। सेकंड अगर हम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड जो हमारा होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। फोर्थ हमारा होगा पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट। और हमारा फिफ्थ हो जाएगा हाफ फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड स्टेबिलिटी, हाफ फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड स्टेबिलिटी, ठीक है। तो आपको एक एक फैक्टर को हम समझ लेते हैं पहले। देखो इसको, ये तो आपको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ये तो सीधा है, जो ये वाले तो बिल्कुल इजी है, इनमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आपको सिर्फ जनरली ध्यान रखना है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, जो पहला फैक्टर है, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज, ठीक है, एटॉमिक साइज। सेकंड वाला जो फैक्टर है, ये वैसे ध्यान रख लेना, ये जनरल ट्रेंड में कभी क्वेश्चन नहीं आता है, न्यूक्लियर चार्ज, ये सीधा आप याद रख लेना, पहले दो फैक्टर। इसका मतलब, कहने का मतलब है, एटॉमिक साइज, जितना एटम का साइज बड़ा होता जाएगा, आपका जो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जा सकता है। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन पे ऊपर जितना न्यूक्लियस का फोर्स ज़्यादा होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, उसको हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये आपके दोनों के दोनों क्या है, सिंपल फैक्टर है, ठीक है। सेकेंड थर्ड से हम ध्यान रख रहे हैं, जो हमारा पहले हम कर लेंगे पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। इसके अंदर हम कर रहे हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पेनिट्रेशन। देखो जो हमारा ये वाला, तो पेनिट्रेशन क्या होता है, पेनिट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का किसी के नज़दीक जाना। अब ये बोल दे भी, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, अब ये इससे, अब ये दूर है डिस्टेंस पे, तो ये इसकी तरफ जा रहा है पेनिट्रेशंस, तो मतलब ये हम बोल देंगे, अब मेरा मार्कर यहाँ पे, या हम ले लेंगे दो मार्कर ले लेंगे, ठीक है, ये हमने एक मार्कर और ले लिया, तो आपसे पूछे भी पेन, ये आपका इसके रिस्पेक्ट में, ये तो ये पेनिट्रेट ज़्यादा या ये वाला, तो ये वाला इसके ज़्यादा नज़दीक है, तो इसको बोल देंगे ये वाला ज़्यादा पेनिट्रेट है इस मार्कर की तरफ। तो पेनिट्रेशन होता है एबिलिटी ऑफ ए
एबिलिटी ऑफ ए सेल या सब सेल फाउंड नियर द न्यूक्लियस, फाउंड नियर द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के नज़दीक पाना, तो न्यूक्लियस के जितना नज़दीक पाएगा आपकी जो एनिट्रेशन, जो आपका जितना है उतनी ही ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। तो इसके लिए आपने देखना है, अगर किसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, ठीक है, स्मॉल होगा तो मोर पेनिट्रेशन होगी, मोर पेनिट्रेशन होगा, पेनिट्रेशंस, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया, एक मैंने 1s ले लिया, एक मैंने 2s ले लिया, तो इन दोनों में से ज़्यादा पेनिट्रेट कौन है, न्यूक्लियस के नज़दीक कौन होगा, ये वाला। तो जितनी स्मॉल वैल्यू होगी उसकी पेनिट्रेशन का मतलब नियर द न्यूक्लियस, आपको ये ध्यान रख लेना, नियर द न्यूक्लियस, वो उतना ही न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होगा, ठीक है ना। अब सेकेंड हम ले रहे, फर्स्ट हमारा ये था, सेकेंड हमारा है आपका सब सेल। सब सेल को अगर हम देखें, सब सेल में अगर हम देखें SP D और F, ठीक है। तो सबसे नज़दीक होगा S, उसके बाद होगा P और उसके बाद होगा D और सबसे लास्ट में होगा F। तो ये सबसे नज़दीक होता है, ये न्यूक्लियस के वेरी नज़दीक होता है। इट इज़ वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, इट इज़ वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, इट इज़ वेरी फार, इट इज़ फार फ्रॉम न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से काफ़ी दूरी पे होता है, तो आपने ध्यान रखना है। अब तो जैसे मैं आपसे पूछूं भी 1s और आपका क्या, यह हमने ले लिया 2s और 2p, बताओ ये दोनों में से कौन सा ज़्यादा पेनिट्रेट है, आपका ये ज़्यादा पेनिट्रेट होगा। तो आपको ध्यान रखना है, तो आपको ये भी ध्यान रखना, जितना जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सीधी डिपेंड करेगी पेनिट्रेशन के ऊपर, जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन होगी उतना ही वो आपका क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी जो फैक्टर है वो कौन सा है, आपका है हमारा फैक्टर है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये ध्यान रख लेना, स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, आपको पता है ये हमारा न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करा, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे है, ये मान इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ तक का जो फोर्स है इन दोनों के बीच में वो हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है फोर्स निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, K मल्टीप्लाइड बाई Z, इसके अंदर जो चार्ज है वो क्या होता है ZE, तो ZE न्यूक्लियस चार्ज और मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। और नीचे हम क्या ले लेते हैं, जो भी हमारी रेडियस होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फोर्स। लेकिन दोनों के बीच में फोर्स कितना है वो, लेकिन यहाँ पे इसको हम ये ना लिख के हम इसको ये लिख लेंगे कि ZE इफेक्टिव, इसको क्या लिख देंगे इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स आपका R, क्योंकि इनर जो इलेक्ट्रॉन है, जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो भी तो इसके ऊपर इफेक्ट डालेंगे, ये भी इफेक्ट डालेंगे या इस फोर्स को नहीं जाने देंगे, ये क्या कर देंगे, जो इनर इलेक्ट्रॉन हैं, इनर्स इलेक्ट्रॉन्स जो आपके प्रेजेंट हैं, इनर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, अट्रैक्शंस फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। तो इसका मतलब वो न्यूक्लियस फोर्स को कम कर देते हैं, वो एज ए स्क्रीन का काम करते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब एज ए स्क्रीन का काम कर रहे हैं। तो वो आपकी यहाँ तक जितना फोर्स इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाना चाहिए उतना फोर्स नहीं जाने देते, उसको कम कर देते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल में जो इसके ऊपर लग रहा है तो उसको हम बोल देंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना फोर्स लास्ट इलेक्ट्रॉन पे लगता है इनको रोकने के बाद उसको बोल देंगे इफेक्टिव। अब हमारा जो दोनों के बीच में जो फोर्स है, आपका न्यूक्लियस के बीच में और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स है वो ना कि आपके न्यूक्लियस में ये प्रोटॉन पे डिपेंड करेगा, वो किस पे नहीं डिपेंड करेगा, प्रोटॉन के ऊपर, साथ साथ में किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, किसी के अंदर भी जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो हमारा कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं स्लेटर रूल से। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारा क्या होगा, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट हम कैसे निकालते हैं,
स्क्रीनिंग जो इफेक्ट हम निकाल लेंगे वो निकाल लेंगे हम स्लेटर रूल से, स्लेटर रूल, ठीक है ना, स्लेटर रूल। तो हमें जो आपका एक सिग्मा ले रहे हैं, तो आपका जो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जेड इफेक्टिव, ये आपको ध्यान रखना है। जेड इफेक्टिव जो होगा वो किसके बराबर होगा, न्यूक्लियस फोर्स और माइनस में स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये क्या दिखा रहा है, स्क्रीन कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो आपको पता जितनी वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी, जितने इनर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो आपका उतना ही ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करेगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना एस जो स्क्रीनिंग होता है एस सबसे ज़्यादा दिखाता है, हमेशा ध्यान रख लेना। ऑर्डर क्या हो जाएगा इनका, सब सेल का ऑर्डर हो जाएगा एस सबसे ज़्यादा, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। तो ये आपका ऑर्डर होता है किसका, स्क्रीनिंग इफेक्ट का। जो वैल्यू होती है कितना ज़्यादा वो आपका ज़्यादा स्क्रीनिंग शो कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग एस शो करता है, फिर पी, फिर डी और फिर आपका क्या करता है एफ। तो सबसे पुअर सील्डिंग शो करता है, ये क्या दिखाता है, पुअर सील्डिंग, सील्डिंग ये सबसे कम सील्ड कर पाता है ड्यू टू इट्स शेप, ड्यू टू इट्स शेप। आपको पता है इसकी शेप इस तरह की होती है, ड्यू टू इट्स शेप, इसकी शेप के कारण ये इसकी जो वैल्यू होती है कम होती है। अब मैं थोड़ा सा, वैसे तो हमारे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, ये निकालने का फार्मूला आपको ध्यान रखना है। स्लेटर रूल से हम निकालते हैं जो स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट की जगह हम लिख लेंगे कांस्टेंट जो वैल्यू होती है वो हम कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट की जो वैल्यू निकालते हैं स्लेटर रूल से निकालते हैं। आपको ध्यान रखना है जो आपका NS और NP इलेक्ट्रॉन है, तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट, ये जो इसके खुद के जो भी इलेक्ट्रॉन है, मतलब जिस सेल का आपका फोर्स है वो आपका कंट्रीब्यूशन होगा 0.35 और 4 हाइड्रोजन्स एक्सेप्ट ले लेंगे। 1s का जो होता है वो हम लेंगे 0.3, ठीक है। खुद के अगर इलेक्ट्रॉन है खुद वाले में, सेकंड हमारा है n- में 1, ठीक है। n-1 जो हम ले रहे हैं वो आपका कोई भी है, तो उसके लिए जो हम लेंगे उसके लिए हम वैल्यू लेते हैं 0.85, ठीक है। और इससे अदर देन थर्ड्स, अदर देन n एंड n- में 1 द वैल्यू टेकन्स कितनी ले लेंगे हम 1, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है। तो तीन चीज़ें आपने देखनी, सेम सब सेल का है, नहीं सेम सेल का है तो उसके लिए उस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू नहीं लेंगे। जैसे मान लिया लास्ट इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल में वैलेंस सेल है, ये आप मान सकते हैं कि हमारा कौन सा सेल है, वैलेंस सेल्स, ठीक है ना, वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल उससे एक कम वाला सेल और बाकी सारे जितने भी बचे हैं उनकी वैल्यूज, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो खुद वाले सेल से मिलेगा वो 0.35, लेकिन 1s के केस में 1s इलेक्ट्रॉन 1 के लिए हमारा हो जाएगा 30 और आपका एक सेल के लिए होगा 0.85 और अदर को छोड़ दें तो आपका कितना हो जाएगा 1। जैसे एक दो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने किसी का निकालना है, जैसे मान लिया आपने निकालना हो, किसका निकालना हो, किसी का भी निकाले, मान लिया आपने निकालना हो नाइट्रोजन का, जेड आपको इफेक्टिव निकालना है, जेड इफेक्टिव फॉर नाइट्रोजन्स, तो नाइट्रोजन के लिए आपने निकालना है, ठीक है ना। जेड इफेक्टिव का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, जेड इफेक्टिव होता है जेड आपका जो भी प्रोटॉन है माइनस में सिग्मा, तो हमें पहले सिग्मा निकालना पड़ेगा। तो स्लेटर रूल से निकाल लेंगे, बाय स्लेटर रूल्स, जो स्लेटर रूल से निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे आपको पता, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे नाइट्रोजन की, तो क्या हो जाएगी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2 2p की, हमारा टोटल कितना होता है एटॉमिक नंबर 7, तो इसमें कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। इसमें हमारे कितने हो जाएंगे 3, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके अंदर
खुद का सेल, इसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 वाले तो रहेंगे नहीं, वो हम क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, एक लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया, तो यहाँ से आप टोटल कितने लोगे, 5 की बजाय आप कितने ले लोगे, 4, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन का तो हम निकाल ही रहे हैं, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पे कितना लग रहा है वो बाकी इलेक्ट्रॉन का करेंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 6 वाला कैलकुलेट करेंगे। तो इसके अंदर हमारा इससे कितने आए, टोटल हमारे कितने हैं 4, तो 4 के हिसाब से हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर हम ले लेंगे 4, लास्ट वाले का होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.35, ठीक है। बाकी प्लस में 1s में कितने 2 के लिए कितना लेते हैं 0.85, ठीक है। टोटल वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, इसको अगर हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.10, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव हमने निकालना है, तो क्या निकाल लेंगे, आपको पता है इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं 7, माइनस में 3.10, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, अगर हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी 3.90, तो हम इस तरह किसी भी एटम का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इसकी यूज नहीं होती, कंपटीशन वगैरह में ये आपका आता है, ठीक है। स्लेटर रूल से हम निकाल सकते हैं, वो 2-3 पॉइंट है आपको याद रखना है। लास्ट फैक्टर है हमारा, लास्ट फैक्टर कौन सा है हमारा, लास्ट फैक्टर है हाफ फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड, लास्ट है हमारा हाफ फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड, ये आपको ध्यान रखना है, हाफ फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। तो आपको पता है कि हाफ फिल्ड कंप्लीटली मोर स्टेबल्स सो नीड ए मोर आयनाइजेशन, सो नीड ए more ionization enthalpy for remove the electrons, enthalpy for remove the electrons, ठीक है। या तो इसको आपको ध्यान रखना है, हाफ फील्ड वाला जो आपका सिस्टम है। अब सबसे पहले अब हमें कैसे पता लगेगा, जैसे हमने ले लिया, आपको एक 1s है एक 2s है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो आपको ये वाला आपका क्या है हाफ फील्ड, ये वाला कंप्लीट, आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, 1s 0 हो जाता है, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 1s 0 हो जाएगा, 1s 1 हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है ये आपका कंप्लीटली भरा हुआ, s में 2 ही आते हैं, तो ये आपका कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। तो इसके अनुसार हम ले लेंगे, तो आपका इसके कारण इसकी आयनाइजेशन, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे हमने मान लिया, हम केस ले रहे हैं बेरिलियम्स, और आपने ले लिया जैसे मान लिया लिथियम का, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन निकालना, लिथियम में आपके बेरिलियम में कितने होते हैं 4, और इसमें कितने होते हैं 3, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, इसकी क्या होगी 1s2 आपकी क्या हो जाएगी 1s2 और 2s1, तो इसमें से जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी दोगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ये मान लिया हमारी किसकी है लिथियम की, इसकी लिथियम की, तो आपका इसके लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी देंगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा बेरिलियम +1, तो ये आपकी जो ये वाली एनर्जी है बेरिलियम वाली, और ये हमारी किसकी लिथियम वाली, तो यहाँ पे जो आपकी, क्योंकि ये आपका कंप्लीटली फील्ड है, ये आपका कंप्लीटली फील्ड नहीं हाफ फील्ड है, तो आपकी जो लिथियम वाली एनर्जी है वो आपकी क्या हो जाएगी, लिथियम की जो एनर्जी है उससे ज़्यादा होगी आपकी किसकी, आपकी बेरिलियम वाले की आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम देखें यहाँ पे भी मैंने एग्जांपल दे रखा है, देखो ये वाले और भी कई रीजन होते हैं, वो भी हम देख लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेरिलियम्स, और भी हमारे होंगे। तो अब क्वेश्चन कैसे आएगा, अब ये समझ ले, हमें फैक्टर तो पढ़ लिए, हमारे टोटल जो भी 5-6 फैक्टर होते हैं उनके अनुसार। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो सबसे पहले आपको ये देखना है क्या वो हाफ फील्ड है, या फिर वो कंप्लीटली फील्ड है। सबसे पहले ये लगेगा स्टेप 1 में, स्टेप 1 सबसे पहले आप ये देखोगे स्टेप 1, ठीक है, हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड, सबसे पहले ये देखेंगे। अगर वो आपका हाफ फील्ड कंप्लीटली फील्ड है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी स्टेप सेकंड, फिर स्टेप सेकंड में हम किसको देखेंगे, स्टेप सेकंड में देखेंगे हम पेनिट्रेशन को, पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इस पे लग रहा नहीं लग रहा, पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। स्टेप थर्ड में हम देखेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट,
स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और फिफ्थ में आपका, फोर्थ में हम देखेंगे एटॉमिक साइज या हमारा न्यूक्लियर चार्ज। तो ये तो मतलब समझ लो लास्ट वाला आपका बहुत कम चांसेस है देखा जाएगा, क्वेश्चन लगभग इन 3 पे ही आता है, ठीक है ना। अब हम जो आयनाइजेशन एंथैल्पी उसको हम देख लेते हैं ग्रुप के अंदर। अब वेरिएशंस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप, एंथैल्पीज इन ए, इसमें ले लेंगे ग्रुप या पीरियड के अंदर। हम पहले पीरियड में पढ़ लेते हैं इन पीरियड्स, ठीक है। तो पीरियड के अंदर आप देखो, पीरियड में क्या है, आप देखो ट्रेंड में सबसे पहला हमारी आपको पता लिथियम है, लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम की है, बेरिलियम से ज़्यादा बोरोन की है, बोरोन से ज़्यादा कार्बन की है। तो देखो लिथियम और बेरिलियम में आपको पता है सबसे पहले हम देखेंगे लिथियम और बेरिलियम। अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ लिथियम और बेरिलियम में, तो आपकी ज़्यादा किसकी है, लिथियम और बेरिलियम की। अगर मैंने लिख दिया लिथियम और बेरिलियम, हमने अभी एक्सप्लेन किया। तो आपको जो भी आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको याद रखनी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे पहले, चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन आता आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता, सबसे पहला काम होगा आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, फिर देखो क्या वो हाफ फील्ड है, कंप्लीट फील्ड लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो नेक्स्ट पे चले जाएंगे, पेनिट्रेशन देख लेंगे, स्क्रीनिंग देख लेंगे, फिर लास्ट में हम देख लेंगे एटॉमिक साइज या न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज हम देख सकते हैं यहाँ पे इसकी क्या है 1s2 और 2s1, यहाँ पे क्या है 1s2 और 2s2। तो आपका सीधा सा ये क्या है आपका, ये सीधा भी बता सकते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन भी इसके अंदर कितना है 3 है, इसके अंदर 4 है, तो आप न्यूक्लियर चार्ज से भी बता सकते हो। तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन हमारे 3 है, यहाँ पे प्रोटॉन 4 है, तो इसमें ज़्यादा प्रोटॉन ज़्यादा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, तो मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। दूसरा ये आपका यहाँ पे भी दिखाई दे रहा क्या है, ये आपका कंप्लीटली फिल्ड है। तो 2 ही फैक्टर हमें कंप्लीटली फिल्ड है, तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्वेश्चन में दे देंगे भी इससे ज़्यादा इसकी क्यों है, या फिर ट्रेंड भी पूछ लेते भी इनको अरेंज करो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरेंज करना दे देंगे। तो आप यहाँ पे कन्फ्यूजन मत करना, आपको पता है इससे ज़्यादा, इसमें आपकी 3 प्रोटॉन है, इसमें 4 प्रोटॉन है। जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, 4 के बाद इसमें 5 प्रोटॉन, देखो क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, आपको पता है प्रोटॉन 5 है, तो इसकी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए थी लेकिन डिक्रीज होगी, तो क्या रीजन है, देखो इसमें क्या रीजन हो जाएगा वो हम देख लेते हैं। तो सेकंड वाला हमारा ले लेंगे हम, किसको ले रहे हैं, बेरिलियम और बोरोन को। सेकंड हमारा क्या, बेरिलियम और बोरोन को। मैंने बताया कोई भी क्वेश्चन आता आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखोगे, बेरिलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 4 और बोरोन का कितना होता है 5, तो इसकी क्या हो जाएगी 1s2 और 2s2, इसकी क्या हो जाएगी 1s2 और 2s, 1s2 2s2 और 1s2 2s2, और आपकी क्या हो जाएगी 2p1, इसकी क्या हो जाएगी 2p1, 1s2 2p। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे देखेंगे प्रोटॉन 4 है, प्रोटॉन 5 है, तो प्रोटॉन के हिसाब से तो इसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन आपकी प्रोटॉन के हिसाब से इसकी ज़्यादा नहीं है, इसकी कम है, तो इसका मतलब प्रोटॉन वाला फैक्टर तो कट गया, ये तो लगेगा नहीं। प्रोटॉन वाला तो जब लगता इससे ज़्यादा इसकी होती, तो न्यूक्लियर चार्ज तो इसका ज़्यादा, लेकिन फिर भी आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी कम है, तो प्रोटॉन वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, एटॉमिक साइज वाला खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप देखो क्या ये हाफ फील्ड है, ठीक है, ये आपका एक तो ये बोल सकते हैं ये क्या है कंप्लीटली फिल्ड है, ये क्या है कंप्लीटली फिल्ड है, क्योंकि इसमें कंप्लीटली भरा हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें ये आपका कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पेनिट्रेशन क्या देख सकते हैं, नेक्स्ट हमारा पेनिट्रेशन देखो, आपको पता है ये सेकंड सेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस में है 2s में, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने 2p में। आपको पता है s की पेनिट्रेशन p से ज़्यादा हो सकती है, तो आप बोल सकते हो ये आपका मोर पेनिट्रेट है, मोर पेनिट्रेशन। तो ये 2 रीजन दे सकते हैं काफ़ी हमारे लिए, एक तो कंप्लीटली भरा हुआ, एक ज़्यादा पेनिट्रेट है। स्क्रीनिंग को हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी में स्क्रीनिंग कहीं नहीं लेना, हमें S+1 के अंदर +2 में हम पढ़ेंगे, वहाँ पे आपका यूज होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ यही फैक्टर देखने, हाफ फील्ड, कंप्लीटली फील्ड या पेनिट्रेशन या फिर न्यूक्लियर चार्ज। मेनली 2 फैक्टर आपके एक्सप्लेन करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी को, आपने इनके लेके चलना। देखो अगला केस लेते हैं हम, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट केस ले रहे हैं
फिर हमारा क्या है, बोरॉन्स में 5 प्रोटॉन थे, कार्बन में 6 प्रोटॉन, ठीक है बढ़ेगा। नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन, ठीक है बढ़ेगा क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, नाइट्रोजन में 7 है, तो ऑक्सीजन बढ़ना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का कंपेरिजन करते हैं, इसमें 7 है इसमें 8 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे 1s2 2s2 और 2p3। यहाँ पे क्या है 1s2 2s2 2p3। प्रोटॉन तो इसमें 7 है, इसमें 8 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन इसमें ज़्यादा, तो ज़्यादा होनी चाहिए थी इसकी एनर्जी, लेकिन आपका ऐसा नहीं है, इसमें प्रोटॉन आपके क्या है। तो फिर क्या लगेगा, पेनिट्रेशन आप देखोगे इसमें भी T2p में है, तो ये वाला फैक्टर भी कट जाएगा ना, आपका ये लगा है ये वाला भी कट जाएगा, ये मैंने बता रखा है, ये आपको कहीं पे लगाने की ज़रूरत नहीं। अब आप देखो ये वाला, क्या ये हाफ फिल्ड है, आपको जो p में 3 ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3, आपको पता है 2px 2py और 2pz, तो आपके 3 इलेक्ट्रॉन तीनों में एक एक हैं, हाफ फिल्ड है क्योंकि सारे हादे भरे हुए हैं। लेकिन अगर इसमें देखें, इसके अंदर 2px 2py और 2pz, तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका एक एक है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका क्या है हाफ फील्ड, मतलब 6 होने चाहिए, 6 के आधे हो गए 3, तो हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड होने के कारण आप बोल दोगे हाफ फील्ड है, इसलिए ये क्या है मोर स्टेबल्स, इसका मतलब हम बोल देंगे इसको ये क्या है मोर स्टेबल्स। तो इसके मतलब नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा, क्योंकि ये हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड मोर स्टेबल होता है, और मोर स्टेबल होने के कारण इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। फिर फ्लोरीन की ज़्यादा क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा, फिर नियोन की और ज़्यादा क्योंकि इसमें भी प्रोटॉन ज़्यादा। और ये आपको वैसे भी नियोन को अगर आपने लिखना है, नियोन इज द कम्प्लीटली फिल्ड, क्योंकि नोबल गैसेज जो होती हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होती हैं। नोबल जो गैसेज होती हैं वो क्या होती हैं कम्प्लीटली फिल्ड होती हैं, तो इसका क्या हो जाएगा कम्प्लीटली फिल्ड है ये, तो आपका इसका हो जाएगा ज़्यादा। अगर हम पीरियड की बात करें, अगर ये हमारा पीरियड था, अगर हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप में किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, तो ग्रुप की आपने देखनी है, आपको ग्रुप की देखनी है। जैसे मान लिया आप जा रहे हो लिथियम से सोडियम और सोडियम से ले रहे हैं पोटेशियम, तो आपको देखना है यहाँ पे 1s2 2s2 और आपकी क्या हो जाएगी 1s2 2s1 1s2 2s2 2p6 और 3s1। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और 4s1। तो यहाँ पे सीधा सा भी इसके अंदर तो सिर्फ 2 ही सेल हैं, यहाँ पे आपका मैक्सिमम सेल 3 है तो 3 सेल हो गए, यहाँ पे 4 सेल है, तो सेल बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। सेल बढ़ने से क्या होता है एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपके क्वेश्चन पूछ लेते हैं भी, देखो सोडियम और मैग्नीशियम की, ठीक है, इसमें से फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि इसमें से अगर हम नियोन को देखें तो नियोन को निकालने के बाद 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या बचा आपका 3s1, ठीक है। मैग्नीशियम की बात करें 12, तो यहाँ पे नियोन को देखेंगे तो आपका मैग्नीशियम 3s2। तो आपसे पूछे भी इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन है, इसकी फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन निकालने की फर्स्ट क्या है लो है, लेकिन सेकंड क्या है हाई है। तो इसकी फर्स्ट क्या है हाई है, लेकिन सेकंड क्या है लो है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, लूज करने के बाद ये अगर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो लूज करने के बाद क्या बन जाएगा नील, पहला तो इजीली लूज करके स्टेबल की तरफ जा रहा है। तो कोई भी एटम अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाता है, तो समझ लेना कि वो आपका एक इलेक्ट्रॉन जो लूज किया है उसके कारण वो स्टेबल की तरफ जा रहा है, तो इजीली लूज कर देगा। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टेबल नहीं बना, मान लीजिए इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर दिया, तो ये किस में चला गया, फिर भी इसके पास 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है,
लेकिन ये लूज करने के बाद किस में चला जाएगा, नीलियम के बराबर, क्योंकि नियोन के बराबर, और यहाँ पे 3s खाली हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन, अब इसका आपका ये होगा नियोन के बराबर, अब ये नोबल गैसेज बन जाएगा, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में से निकाल रहे हैं, और आपको पता है नोबल गैस या कंप्लीटली फिल्ड है, तो जिसके कारण सेकंड एनर्जी हाई हो जाएगी। लेकिन इसका सेकंड निकालेंगे, सेकंड निकालने के बाद आपका सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी प्रोवाइड करेंगे, तो ये आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा जो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, जिसके कारण इसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, लो हो जाए। ठीक है।